कभी कभी जो चीजें जैसी दिखाई देती हैं, असल में वो वैसी होती नहीं है। आज हिडन रियलिटी पर मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है। तारीख थी 28 फरवरी 2026, जब सुबह सुबह एक सुनसान सड़क के किनारे एक 27 साल के नौजवान की खून से लथपथ लाश मिलती है। लाश से थोड़ी ही दूरी पर उसकी बाइक पड़ी थी, जो बुरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। वहां मौजूद हर एक शख्स, यहां तक कि पुलिस को भी पहली नजर में यही लगा ये एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा है। किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने रात के अंधेरे में इस नौजवान को टक्कर मारी और भाग निकला। इस हादसे में कुछ ऐसा था जो बहुत अजीब था। मौके पर एक ऐसी चीज गायब थी जिसने इस पूरे केस को ही पलट कर रख दिया। जैसे जैसे पुलिस ने इस एक्सीडेंट की फाइल को गहराई से खंगालना शुरू किया, तो एक के बाद एक ऐसे काले राज बाहर आने लगे जिसने तफ्तीश कर रहे पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए। तो आखिर उस रात उस सुनसान सड़क पर असल में हुआ क्या था? यकीन मानिए, इस कहानी का अंत आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। इस कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। रायपुर के खरोरा थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, खसेरा। इसी गांव का रहने वाला था 27 साल का एक सीधा साधा नौजवान किशोर सारथी। किशोर भले ही ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो एक मेहनती इंसान था। अपने घर का खर्च चलाने के लिए वो रायपुर के ही गुजराती स्वीट्स नाम के एक होटल में नौकरी किया करता था। उसके छोटे से परिवार में उसकी बूढ़ी मां, बड़ा भाई भागवत और उसकी जान से प्यारी पत्नी रोशनी थी। आज से करीब 5 साल पहले किशोर और रोशनी ने लव मैरिज की थी। यह एक इंटरकास्ट मैरिज थी, जिसके लिए रोशनी ने अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर किशोर का हाथ थामा था। और सच कहें तो रोशनी ने किशोर का हाथ थामकर कोई गलती भी नहीं की थी, क्योंकि किशोर की आर्थिक स्थिति भले ही बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वो अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसने कभी भी रोशनी को यह एहसास तक नहीं होने दिया कि वो एक गरीब इंसान की पत्नी है। दूसरी तरफ रोशनी भी बेहद समझदार थी। वो चेहरे से जितनी खूबसूरत थी, सीरत से भी उतनी ही अच्छी थी। वो किशोर की मजबूरियों को समझती थी और उसका पूरा सम्मान करती थी। लेकिन रोशनी उन लोगों में से नहीं थी जो हालात के आगे हार मान लें। इसीलिए शादी के बाद जब वो किशोर के घर आई, तो उसने फैसला किया कि वो घर के कामों के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखेगी। उसे पूरा विश्वास था कि अगर वो सच्ची लगन से पढ़ाई करेगी, तो एक दिन उसे अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी और तब उनके परिवार के माथे से गरीबी का ये कलंक हमेशा के लिए मिट जाएगा। किशोर ने भी अपनी पत्नी के इस सपने में उसका पूरा साथ दिया। किशोर का मानना था, भले ही मैं आज मजदूरी कर रहा हूं, लेकिन अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर एक सरकारी अफसर जरूर बनाऊंगा, ताकि कल को जब हमारे बच्चे इस दुनिया में आए तो उन्हें मेरी तरह दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। अपने इसी खूबसूरत सपने को सच करने के लिए किशोर दिन रात खून पसीना एक करता रहा और अपनी पत्नी की पढ़ाई का सारा खर्च खुशी खुशी उठाता रहा। शादी को 5 साल बीत चुके थे। रोशनी ने काफी अच्छे नंबरों से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था और अब वो सिविल सर्विस जैसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। लेकिन इन्हीं सब के बीच उनकी जिंदगी में एक नई और बहुत बड़ी खुशी ने दस्तक दी। रोशनी मां बनने वाली थी। वैसे तो रोशनी और किशोर दोनों ने यही तय किया था कि पहले रोशनी अपने करियर में सेटल हो जाए, फिर वो बच्चे के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब किस्मत ने उन्हें यह खुशी दे ही दी थी, तो दोनों ने इसे भगवान का आशीर्वाद माना और वो बेहद खुश थे। जिंदगी ऐसे ही अपने खुशनुमा सफर पर आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर आती है 27 फरवरी 2026 की वो मनहूस रात। रात के करीब 9 बज रहे थे। क्योंकि रोशनी मां बनने वाली थी, इसलिए पिछले 2-3 दिनों से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। लेकिन उस रात उसे कुछ ज्यादा ही दर्द और तकलीफ महसूस होने लगी। ऐसे में उसने अपने पति किशोर से कहा, एक काम करिए, आप मेरे मायके चले जाइए और वहां से मेरी बहन को यहां ले आइए। अगर वो यहां हमारे साथ रहेगी तो मुझे घर के कामों में थोड़ी मदद मिल जाएगी और मैं अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे सकूंगी। अब क्योंकि ससुराल पास के ही गांव में था, इसलिए अपनी पत्नी की तकलीफ और उसके सपनों की खातिर किशोर खुशी खुशी उसकी यह बात मान जाता है। उसी रात करीब 9 बजे वो अपनी बाइक निकालता है और अपने ससुराल यानी बिठिया गांव के लिए निकल पड़ता है। अब होता यह है कि किशोर ससुराल तो चला गया था, लेकिन उसे गए हुए काफी समय हो गया था और वह वापस नहीं आया।
समय बीतता जा रहा था और जब काफी देर होने के बाद भी किशोर घर लौटकर नहीं आया तो रात के करीब 11 बजे रोशनी ने बेचैन होकर अपने पति के नंबर पर कॉल लगाया, लेकिन किशोर का फोन बंद बता रहा था। अब फोन बंद मिलने पर रोशनी घबरा जाती है और तुरंत अपने मायके फोन मिलाती है। वो अपनी बहन से पूछती है कि तुम्हारे जीजा तुम्हें लेने गए थे, काफी समय हो चुका है, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से उसकी बहन जो जवाब देती है वो सच में हैरान करने वाला था। बहन कहती है, दीदी जीजा जी तो यहां आए ही नहीं हैं। यह सुनते ही रोशनी एकदम से परेशान हो जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर इतनी रात गए उसका पति बिना बताए कहां चला गया। इसके बाद रोशनी अपने सभी जानने वालों, दोस्तों और नाते रिश्तेदारों को कॉल करके किशोर के बारे में पता लगाने लगती है। इसी तरह बेचैनी और घबराहट में ढूंढते ढूंढते पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह तक भी ना तो किशोर घर लौटता है और ना ही उसका मोबाइल चालू होता है। और जब अगले दिन भी किशोर का कोई अता पता नहीं चलता तो 28 फरवरी को रोशनी यह तय करती है कि वो खरोरा थाने जाकर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएगी। लेकिन उसके थाने जाने से पहले ही कुछ ऐसा होता है जिसने सबके होश उड़ा दिए। हुआ यह कि 28 फरवरी 2026 की ही सुबह करीब 8 बजे के आसपास वहीं पास के ही माठ गांव से लगे सगोन वाटिका गार्डन के किनारे लोगों को एक लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। जब कुछ राहगीर करीब जाकर उस डेड बॉडी को देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मरने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के गांव का वो सीधा साधा 27 साल का नौजवान किशोर सारथी था। राहगीर उस चेहरे को तुरंत पहचान लेते हैं और बिना एक पल की भी देरी किए वो इस मनहूस खबर को किशोर की पत्नी रोशनी और उसके बड़े भाई भागवत सारथी तक पहुंचाते हैं। यह खौफनाक खबर सुनते ही पूरा परिवार बदहवास हालत में घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचकर जैसे ही रोशनी अपने पति की लाश को देखती है वो फूट फूट कर रोने लगती है। वहां खड़े किसी भी शख्स को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किशोर की हत्या हुई है या फिर किसी दर्दनाक हादसे में उसकी जान गई है। ऐसा इसलिए था क्योंकि लाश से बस थोड़ी ही दूरी पर किशोर की बाइक भी पड़ी हुई थी जो बुरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। उस खौफनाक मंजर को देखकर पहली नजर में कोई भी यही अंदाजा लगाता शायद रात के अंधेरे में किशोर की बाइक किसी तेज रफ्तार गाड़ी से जोरदार तरीके से टकरा गई है और उसी भयानक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा और दिमाग में खटकने वाला सवाल था। अगर किशोर की मौत सच में किसी गाड़ी की टक्कर से हुई थी तो फिर उसका नंबर कल रात से ही लगातार बंद क्यों बता रहा था? यदि एक्सीडेंट हुआ था तो फोन तो वहीं आसपास गिरना चाहिए था, लेकिन आसपास ढूंढने पर भी किशोर का मोबाइल फोन कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? शुरुआत में देखने पर भले ही यह पूरा मामला एक सीधे साधे एक्सीडेंट का लग रहा था, लेकिन किशोर का बड़ा भाई भागवत सारथी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसे गायब मोबाइल वाली बात अंदर ही अंदर खटक रही थी। इसीलिए वो बिना एक पल भी बर्बाद किए सीधा खरोरा थाने पहुंचता है। थाने जाकर वो पुलिस को सारी बात बताता है और कहता है, साहब, माठ गांव के पास जो सागौन वाटिका है वहां सड़क किनारे मेरे भाई की लाश पड़ी हुई है। पर साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे भाई की मौत किसी एक्सीडेंट में नहीं हुई है बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। अब मामला चाहे एक्सीडेंट का हो या फिर कत्ल का। भागवत की शिकायत मिलते ही पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाती है। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर किशोर की लाश का बारीकी से मुआयना करती है तो पाती है कि उसके शरीर पर कई जगहों पर गहरी चोटों और रगड़ के निशान हैं। उन चोटों और चकनाचूर हो चुकी बाइक को देखकर शुरुआती जांच में पुलिस भी यही मानकर चलती है कि यह महज एक भयानक एक्सीडेंट ही है। फिर भी पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। लेकिन इसके बाद जब पुलिस परिवार वालों से पूछताछ करती है तो किशोर का बड़ा भाई भागवत पुलिस की इस एक्सीडेंट वाली थ्योरी को सिरे से खारिज कर देता है। वो साफ शब्दों में कहता है, नहीं साहब, मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि मेरे भाई की जान किसी एक्सीडेंट में गई है। आप ही सोचिए साहब, अगर ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था तो फिर मेरे भाई का मोबाइल कहां गायब हो गया और वो कल रात से ही लगातार बंद क्यों बता रहा है? कोई एक्सीडेंट करके मोबाइल क्यों चुराएगा? भागवत की इन दलीलों में दम तो था। भाई की इन बातों को सुनकर पुलिस सवाल करती है, अगर तुम इसे एक्सीडेंट नहीं मान रहे तो क्या तुम्हें किसी पर शक है? आखिर तुम्हारे भाई की हत्या कौन कर सकता है?
क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी? इस पर भागवत कहता है, साहब, मेरी या मेरे भाई की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मुझे किसी पर शक तो नहीं है। लेकिन अगर आप इसे हत्या मानकर मुकदमा दर्ज करें और गहराई से जांच करें तो कातिल का सच अपने आप बाहर आ ही जाएगा। आखिरकार पुलिस भागवत की जिद और उसकी दलीलों के आगे झुक जाती है और फिर उसकी तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके इस पेचीदा मामले की तफ्तीश शुरू कर दी जाती है। जांच की शुरुआत में हत्यारों का सुराग ढूंढने के लिए पुलिस सबसे पहले किशोर सारथी के उसी गायब मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालती है। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आती है तो पुलिस के हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। पूरी डिटेल्स खंगालने के बाद भी किशोर के फोन पर किसी भी ऐसे संदिग्ध या अनजान शख्स का नंबर नहीं मिलता जिस पर रत्ती भर भी शक किया जा सके। कॉल डिटेल्स से कोई सुराग न मिलने के बाद अब पुलिस सच्चाई का पता लगाने के लिए एक बार फिर से उसी घटनास्थल का रुख करती है। वहां चप्पे चप्पे की खाक छानी जाती है, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। तभी इन्वेस्टिगेशन टीम की नजर उसी कच्ची जमीन पर पड़ती है जहां सड़क किनारे किशोर की लाश बरामद हुई थी। जब पुलिस उस जगह को जरा और बारीकी से देखती है तो उन्हें वहां सड़क किनारे कुछ ऐसे निशान दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर तफ्तीश कर रहे अफसरों के भी कान खड़े हो जाते हैं। वहां मिट्टी पर रगड़ के निशान थे जिन्हें देखकर यह साफ पता चल रहा था कि किशोर की लाश को जमीन पर बेरहमी से घसीटकर यहां तक लाया गया है और फिर उसे सड़क किनारे ठिकाने लगा दिया गया है। जमीन पर घसीटे जाने के इन निशानों को देखकर अब पुलिस को भी पूरी तरह यकीन होने लगा था कि किशोर का बड़ा भाई भागवत बिल्कुल सच बोल रहा है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि बहुत ही शातिर दिमाग से किया गया एक परफेक्ट मर्डर है। लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा और उलझा हुआ सवाल यह था, एक सीधे साधे मजदूर किशोर सारथी की हत्या आखिर करेगा कौन और उसे इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारने के पीछे कातिल का मकसद क्या हो सकता है। इधर किशोर के मोबाइल से तो पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। ऐसे में कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा थोड़ा और बढ़ाया। इस बार पुलिस ने सीधा किशोर की पत्नी यानी रोशनी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। दरअसल आजकल ऐसे कई खौफनाक मामले सामने आए हैं जहां महज छोटी छोटी बातों या किसी और से अवैध संबंधों के चलते पत्नियां अपने ही पतियों को बेरहमी से मौत के घाट उतरवा देती हैं। इसी शक के आधार पर जब पुलिस ने रोशनी की कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू किया तो उनके सामने एक ऐसा सच उभर कर आया जिसने तफ्तीश कर रहे पुलिस वालों को भी पूरी तरह चौंका दिया। रोशनी की कॉल लिस्ट में एक ऐसा नंबर मौजूद था जिस पर वो पिछले पूरे 1 साल से लगातार और घंटों बातें किया करती थी। और सबसे ज्यादा हैरानी और शक पैदा करने वाली बात तो यह थी कि 27 फरवरी 2026 की उस मनहूस रात को जैसे ही रात करीब 9 बजे किशोर अपने घर की चौखट से बाहर निकला था, उसके निकलने के चंद मिनटों बाद ही रोशनी ने उसी संदिग्ध नंबर पर फोन मिलाया था। इतना ही नहीं, अपने पति की खौफनाक मौत के बाद भी वो लगातार उस नंबर के संपर्क में बनी हुई थी। पुलिस का शक अब यकीन में बदलने लगा था, इसलिए बिना एक पल की देरी किए पुलिस ने जब उस संदिग्ध नंबर की पूरी कुंडली खंगाली तो एक बहुत बड़ा राज बेनकाब हो गया। जांच में पता चला कि वो नंबर लीलेश उर्फ मोरू नाम के एक 25 साल के लड़के के नाम पर रजिस्टर्ड है। और इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये था, यह लीलेश किसी और गांव का नहीं बल्कि उसी गांव का रहने वाला था जहां रोशनी का मायका था। अब लीलेश का नाम सामने आते ही पुलिस की तफ्तीश की दिशा बिल्कुल साफ हो चुकी थी। इन्हीं पुख्ता सबूतों के आधार पर पुलिस बिना एक पल गंवाए किशोर की पत्नी रोशनी को हिरासत में ले लेती है। थाने लाकर जब पुलिस रोशनी से उसके पति की खौफनाक मौत के बारे में पूछताछ शुरू करती है तो शुरुआत में वो बहुत ही शातिर तरीके से खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है। वो बड़े ही मासूम चेहरे के साथ कहती है, साहब, आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? किशोर मेरा पति था, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, भला मैं अपने ही सुहाग को क्यों उजाड़ूंगी? आप लोग मुझे इस केस में जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। जैसे ही पुलिस रोशनी के सामने उसकी कॉल डिटेल्स की वो लंबी चौड़ी फाइल खोलकर रखती है और सीधा उसकी आंखों में आंखें डालकर लीलेश उर्फ मोरू का नाम लेती है तो यह नाम सुनते ही रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है। रोशनी की उस घबराहट और उसके उड़ते हुए होश देखकर पुलिस को 100% यकीन हो जाता है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि यही है और यह कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही है। इसके बाद
पुलिस अपने असली सख्त अंदाज में आती है। वो रोशनी को सीधी चेतावनी देते हुए कहती है, देख, अगर तूने सीधे सीधे हमें सच नहीं बताया ना, तो याद रख, सच कैसे उगलवाया जाता है, इसके हमारे पास और भी कई बेहतरीन तरीके मौजूद हैं। पुलिस की इस सख्ती और खौफ के आगे आखिरकार कुछ ही देर में रोशनी टूट जाती है और पुलिस के सामने घुटने टेक देती है। मजबूर होकर वो न सिर्फ अपना जुर्म कबूल करती है, बल्कि कांपती हुई आवाज में कहती है, हाँ साहब, मेरे पति की मौत किसी एक्सीडेंट में नहीं हुई है, बल्कि एक साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। जुर्म कबूल करने के बाद रोशनी अपने ही पति के कत्ल के इस खूनी खेल की जो पूरी दास्तान पुलिस को सुनाती है, वो एक ऐसी खौफनाक सच्चाई थी जिसे सुनकर तफ्तीश कर रहे पुलिस वालों का भी खून खौल उठता है और वो कुछ देर तक बस सन्न होकर हैरानी से इस कातिल पत्नी का चेहरा ही देखते रह जाते हैं। रोशनी ने अपने कबूलनामे में पुलिस को बताया, शादी के बाद शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। किशोर ने जो वादा किया था वो उसे पूरी ईमानदारी से निभा रहा था और खून पसीना एक करके उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठा रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, रोशनी की सोच और उसकी नीयत बदलने लगी। उसे इस बात का एहसास होने लगा था कि किशोर आखिर है तो एक मामूली मजदूर ही। उसकी इस छोटी सी कमाई से वो अपनी जिंदगी के बड़े बड़े शौक और ऊंचे सपने कभी पूरे नहीं कर पाएगी। एक तरफ सीधा साधा किशोर दिन रात मेहनत करके रोशनी और अपने आने वाले बच्चे के लिए एक खूबसूरत भविष्य के सपने बुन रहा था, तो दूसरी तरफ रोशनी के मन में असंतोष और लालच ने घर कर लिया था। उसे अब किशोर का साथ और उसकी गरीबी रास नहीं आ रही थी और इसी लालच ने इस पूरी कहानी में वो खौफनाक मोड़ ला दिया, जिसकी शुरुआत इस घटना से ठीक 1 साल पहले हुई थी। रोशनी ने पुलिस को बताया कि करीब 1 साल पहले जब वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई थी, तो उसी दौरान उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाले लीलेश से हुई। धीरे धीरे उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। शुरुआत में दोनों छुप छुप कर फोन पर घंटों बातें किया करते और फिर बहुत जल्द वह समय भी आ गया जब दोनों ने एक दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढने शुरू कर दिए। और जब उनकी पहली मुलाकात हुई तो दोनों के बीच मान मर्यादा की सारी सीमाएं तार तार हो गईं। एक तरफ सीधा साधा किशोर अपनी पत्नी के लिए दिन रात खून पसीना बहा रहा था और दूसरी तरफ रोशनी उसके पीठ पीछे एक घिनौना खेल खेल रही थी। शुरुआत में तो किशोर को इस धोखे की भनक तक नहीं लगी। कहते हैं ना कि पाप और धोखा ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। जब कुछ ही महीनों में किशोर ने अपनी पत्नी की हरकतों और उसके बदले हुए बर्ताव को महसूस किया, तो उसके मन में शक का बीज बो गया। लेकिन किशोर ने अपनी पत्नी से सीधा सवाल जवाब करके कोई तमाशा नहीं किया, बल्कि उस शक की सच्चाई जानने के लिए उसने खामोशी से अपनी पत्नी पर नजर रखना शुरू कर दिया। और इस नजर रखने का नतीजा यह हुआ, आखिरकार एक दिन किशोर के सामने सारा सच शीशे की तरह साफ हो गया। उसे पूरी तरह से मालूम चल गया कि जिस पत्नी को वो अफसर बनाने का सपना देख रहा है, उसी का चक्कर मायके के रहने वाले लीलेश के साथ चल रहा है। लेकिन यहीं पर किशोर से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जब उसे सच्चाई पता चल गई थी तो कायदे से उसे रोशनी से तुरंत तलाक ले लेना चाहिए था और अपनी राहें अलग कर लेनी चाहिए थीं। लेकिन किशोर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो रोशनी को समझाने की कोशिश करने लगा। उसका मानना था कि उसकी पत्नी बस थोड़ी सी भटक गई है और वो उसे समझा बुझाकर वापस सही रास्ते पर ला सकता है। बेचारा किशोर अब भी इसी गलत फहमी में जी रहा था कि वो प्यार से समझा बुझाकर अपनी पत्नी का मन बदल देगा और अपना घर टूटने से बचा लेगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि तब तक बहुत देर हो चुकी है। जब किशोर ने अपनी पत्नी पर पाबंदियां लगाना और उसे रोकना टोकना शुरू किया, तो रोशनी ने तंग आकर अपने ही सुहाग को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली। रोशनी ने इस खूनी खेल के बारे में अपने प्रेमी लीलेश से बात की और लीलेश भी रोशनी के प्यार में ऐसा पागल था, वो बिना एक पल सोचे इस जुर्म में उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। रोशनी ने अपने खौफनाक मंसूबे का खुलासा करते हुए पुलिस को बताया, उसने लीलेश को साफ हिदायत दी थी कि कत्ल बिल्कुल एक एक्सीडेंट लगना चाहिए और इसकी जगह और समय वो खुद तय करेगी। और फिर आई 27 फरवरी की वो रात, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। जैसे ही रोशनी के बिछाए हुए जाल में फंसकर सीधा साधा किशोर घर से ससुराल के लिए निकला, पीछे से इस शातिर पत्नी ने तुरंत लीलेश को फोन मिलाया और मौत का फरमान सुना दिया। आज ही काम खत्म कर देना है।
इधर लीलेश भी मौत का सामान लिए तैयार बैठा था। वो अपने दोस्तों अजय और देवेंद्र के साथ एक किराए की थार गाड़ी में छुपकर किशोर का इंतजार कर रहा था। जैसे ही किशोर वहां से गुजरा, लीलेश ने खामोशी से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। माठ गांव के सागौन वाटिका के पास जैसे ही सुनसान सड़क मिली, लीलेश ने अपनी तेज रफ्तार थार से किशोर की बाइक में पीछे से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वो उछलकर दूर जा गिरा। टक्कर इतनी भयानक थी कि खून से लथपथ किशोर सड़क पर तड़पने लगा। लेकिन इंसानियत की सारी हदें तो तब पार हो गईं जब टक्कर मारने के बाद वो तीनों वहां से भागे नहीं, बल्कि वो वहीं खड़े होकर बड़ी बेरहमी से किशोर के तड़प तड़प कर मरने का तमाशा देखते रहे। जब किशोर की सांसें हमेशा के लिए रुक गईं, तो उन्होंने लाश को घसीटकर सड़क किनारे फेंक दिया। वहां से भागने से पहले उन्होंने किशोर की जेब से उसका मोबाइल निकाला, उसे बंद किया और अपने साथ ले गए। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इसके बाद वो किराए की थार वापस करके आराम से अपने घर लौट गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। रोशनी के मुंह से इस पूरी साजिश का सच सुनने के बाद पुलिस ने बिना कोई समय बर्बाद किए तुरंत उसके प्रेमी लीलेश को धर दबोचा। इसके बाद इस खूनी खेल में उसका साथ देने वाले उसके दोनों दोस्तों अजय राज और देवेंद्र कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अंततः एक बेगुनाह और सीधे साधे इंसान की जान लेने वाले इन सभी हथियारों को पुलिस ने जिला अदालत में पेश किया, जहां से इन सबको इनके किए की सजा भुगतने के लिए हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। किशोर सारथी ने अपनी पत्नी के हाथों में किताबें थमाकर उसका भविष्य संवारना चाहा था, लेकिन बदले में उसी पत्नी ने उसकी मौत की खौफनाक कहानी लिख दी। यह महज कोई कहानी नहीं, बल्कि हमारे ही समाज के बीच घटी एक बेहद कड़वी और सच्ची घटना है। यह वारदात हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं, लेकिन किसी पर इतना भी अंधा भरोसा मत कीजिए कि आपको अपनी ही जान से हाथ धोना पड़े। इस खौफनाक घटना ने आपको भी अंदर तक झकझोर दिया होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या किशोर का अपनी पत्नी पर आंख मूंदकर भरोसा करना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी? कमेंट में अपनी बात जरूर रखें। समाज के इर्द गिर्द छिपी ऐसी ही कड़वी और सच्ची घटनाओं को गहराई से जानने के लिए हिडन रियलिटी के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक अपनों का अच्छे से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।